हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में कैसे डीपली स्टडी किया जाता है, उसे पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है, उसके बिजनेस को समझा जाता है, उसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और फिर एक मन बनाते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि है तो किस प्राइस पे इस कंपनी में एंटर किया जाए ताकि हम लोग को डाउनसाइड बहुत लिमिटेड हो और अपसाइड का रास्ता पूरा खुला हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपनी इंडिया की ऑटो एंसिलरी से जुड़ी एक बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। मैं नहीं बोलूंगा कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है और फंडामेंटली काफी मजबूत है। तो चलते हैं और स्टडी करते हैं उस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है तालब्रोस ऑटो। पहले इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे और फिर डीपली इसके बिजनेस मॉडल देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, अगर ज्यादा लंबा हुआ तो हम इस वीडियो को दो अलग अलग रिलीज करें। तो चलिए स्टडी करते हैं तालब्रोस ऑटो के बारे में। इसका मार्केट कैप देखिए बहुत ही छोटा है, अभी 600 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। करंट प्राइस 481 पे है। हाई 658 गया था, वहां से काफी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक में। नीचे 254 पे था। करेंटली 12.7 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज 12 का पी पे ट्रेड कर रही है, तो ये बहुत ओवर वैल्यूड भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं कि एकदम माउथ वाटरिंग लेवल है, कि रीजनेबल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी वैल्यूएशन वाइज इट इज रीजनेबल, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है तो बहुत अंडर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते। बुक वैल्यू 245 है, तो प्राइस टू बुक कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास दिखता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो 18.4% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 15%, विच इज ऑल्सो गुड। तो दोनों इस पैरामीटर में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सेल्स का बात करें तो 593 करोड़ का सेल्स है कंपनी का, तो उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 593 का ही मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप टू सेल्स को अगर हम लोग देखें तो मार्केट कैप टू सेल्स 1 है। तो यहाँ भी वैल्यूएशन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइस टू बुक भी टू के आसपास है। तो ये सब एक्सेप्टेबल होता है, ये सब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं माना जाता। फिर कुछ पैरामीटर्स और अगर हम देखें तो पेग रेशियो जो है ये 0.42 है, तो पेग रेशियो 1 से कम होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ भी वैल्यूएशन इज क्वाइट गुड। फिर ईवी बाई इबिटा 7.25, तो दिस इज आल्सो रीजनेबल, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। तो वैल्यूएशन का एक मोर और लेस हम लोग को आइडिया मिल गया। अब देखते हैं इसका चार्ट में जाते हैं, इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो चार्ट में हम देख सकते हैं कि अचानक ऊपर गया था, फिर करेक्शन आया, फिर ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर 200 डीएमए को सपोर्ट लिया, हल्का सा नीचे गया, फिर वहां। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं 200 डीएमए को प्रॉपर एक सपोर्ट की तरह ये यूज कर रहा है और वहां से फिर ये एक जंप ले रहा है। दोबारा से अभी ये 50 डीएमए के नीचे आया है। हो सकता है दोबारा से ये नीचे टच करके एक बार 200 डीएमए पे आए, तो 440 रुपए तक नीचे गिर सकता है, जैसा कि टेक्निकल लेवल हमें बता रहा है। तो 440 तक अगर नीचे आता है तो वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगा। और अगर आपको ये कंपनी पसंद आती है और लगता है कि इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो 440 जो सपोर्ट है ना, दैट कुड बी अ रेंज जहां से आप थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेशन करना चालू कर सकते हैं। बट प्रोवाइडेड आपको ये कंपनी अगर समझ में आई तो हम लोग कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे और फिर मन बनाएंगे कि कंपनी कैसा, बिजनेस क्या है कंपनी का और बिजनेस में कितना आगे का फ्यूचर पोटेंशियल है। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम ये बॉश को देखें तो 40 के पी पे, मिंडा को देखें तो 68 है, मदरसन 55, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी 43, एक्साइड तो अलग रीजन से बहुत ही कम वैल्यूएशन पे है, टालब्रोस 12। तो ओवरऑल जितना ऑटो कंपोनेंट्स को अगर हम देखते हैं तो ऑटो कंपोनेंट्स में ये काफी अच्छे और रिजनेबल वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल रही है। रीजन इसकी ये कंपनी अभी थोड़ी छोटी है, मार्केट कैप वाइज ये छोटी है, इसलिए इसको इतना ज्यादा हायर वैल्यूएशन मार्केट में नहीं मिल रहा है। बाकी ईवी बाई इबिटा भी आप कंपेयर करें तो बाकी लोगों से काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी अवेलेबल है। बाकी लोग 25, 31, 33, 20 के ईवी बाई इबिटा पे ट्रेड कर रही है, ये सिर्फ 7.25 के ईवी बाई इबिटा पे ट्रेड कर रही है। खास कंपनी का डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ का डेट है कंपनी में। तो डेट भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल अगर हम पीयर वाइज कंपैरिजन करें तो कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक लगता है। लिवरेज भी बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी में, जस्ट 1.8 का लिवरेज है। कुछ कुछ लोगों का तो 2.5 भी है, 1.95 है, तो लिवरेज मोर और लेस सबके जैसा ही है।
अब आते हैं, देखते हैं जून और क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा था कंपनी का। तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स 153 करोड़ किया जून में, जो कि अगर हम लोग देखें तो हिस्टोरिकली वन ऑफ द हाईएस्ट है। ये मार्च 2021 में लास्ट 158 करोड़ का हुआ था। ठीक है, उसके बाद अभी हम देख सकते हैं कि ये दोबारा 153 करोड़ का सेल्स हुआ जून में। तो जून को कंपेयर करें तो जून में तो सबसे ज्यादा ही है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 13-14% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन रहता है। तो अभी जून में 12% का हुआ है, तो देयर इज अ डिप इन ऑपरेटिंग मार्जिन। अब ऑपरेटिंग मार्जिन में क्यों डिप आया है, ये जब हम लोग बिजनेस को स्टडी करेंगे ना, तब हम लोग को डिटेल में समझ में आएगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन में डिप आने का क्या कारण। अदर इनकम ठीक ठाक है, 3-4 करोड़ का अदर इनकम रहता है कंपनी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेट प्रॉफिट का बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 11-12-13 करोड़ के आसपास रहता है, तो इस बार भी 12 करोड़ का है। और अर्निंग पर शेयर जो है 9.64 है। तो अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा अगर हम और एडजस्टमेंट करें तो ये 9 रुपये 20 पैसा हो सकता है, अगर 25% टैक्स माने तो। बट एज इट इज 9.64 का अर्निंग है। पिछले क्वार्टर में ये 10 रुपये 20 पैसा का अर्निंग था, और ये नॉर्मली इसी रेंज में रहता है, 9-8 इसी रेंज में रहता है। मार्च में 22 रुपया का क्यों आ गया था अर्निंग? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर मार्जिन भी बढ़ गए थे, प्रॉफिट भी था, और यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या था ना, ये अदर इनकम बहुत ज्यादा हो गया था। जहाँ 3-4 करोड़ का अदर इनकम होता है, यहाँ पर 24 करोड़ का अदर इनकम हो गया। तो जब अचानक से किसी एक क्वार्टर में अदर इनकम इतना बढ़ जाए ना, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको भी अगर 24 की जगह हम नॉर्मली 4 करोड़ का अर्निंग पर शेयर लेके चले ना, तो यहाँ पर भी अर्निंग्स जो है वो इसी रेंज में 8-9 रुपया का ईपीएस आएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं समझ सकते हैं 8 से 9 रुपया का ईपीएस हर क्वार्टर में कंपनी करती है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन एनालाइज। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर देखें तो पूरे साल में मार्च 22 में कंपनी का परफॉर्मेंस जो रहा है 577 करोड़ का इन्होंने टोटल टॉप लाइन किया है, जो कि आप देख सकते हो कि पूरा हिस्टोरिकली अभी तक का सबसे हाईएस्ट। मार्जिन जो है इनका 12-13% का रहता है, तो ऑलमोस्ट 13% का रहा है, जो भी हिस्टोरिकली वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन है। तो मार्च 22 वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर देम। तो वहां पर टोटल अर्निंग जो इनका आया 36 रुपया का टोटल अर्निंग आया, और वो भी आप हिस्टोरिकली अगर आप चेक करोगे अर्निंग पर शेयर को, तो वो भी हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा। तो अब क्वेश्चन आता है कि मार्च 22 में क्या इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड था, कि इन्होंने कुछ अच्छा डेवलपमेंट अपने में किया, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए, कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आए, कुछ ऐसा किया जिसके वजह से इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ गया और इनका अर्निंग बढ़ गया। तो या तो इंडस्ट्री में ही कुछ चेंज हुआ, और या तो इन्होंने अपने बिजनेस में कुछ ऐसा चेंजेस लाया। तो वो क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस को डीपली स्टडी करते हैं तभी समझ में आता है, नंबर से हम लोग को समझ में नहीं आता। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल का कैगर जो है 6% का है, 5 साल का कैगर 12% का ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ अगर 5 साल का देखें तो 30% का अर्निंग्स ग्रोथ है, विच इज वेरी गुड। कि आपका अगर टॉप लाइन 12% से ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट 30% से ग्रो हो रहा है, यानी आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले कर रहा है। जितना आप सेल्स नहीं बढ़ा रहे हो उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इज प्लेइंग आउट। आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाया है जिसमें आपका मार्जिन हाई है, तो प्रोडक्ट मिक्स जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन आर गेटिंग हायर। स्टॉक प्राइस का कैगर का बात करें तो 3 साल में 65% का स्टॉक प्राइस बढ़ा है इस कैगर से। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 12-13% का नॉर्मली रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है, बट लास्ट ईयर इट वाज 16%। तो इन रिटर्न ऑन इक्विटी इज गेटिंग बेटर। बैलेंस शीट में देखें तो कोई खास डेट नहीं है कंपनी के पास, डेट इनफैक्ट रिड्यूस हो रहा है। कहा 155 करोड़ का डेट था, वो धीरे धीरे अब 89 करोड़ हो गया। तो बैलेंस शीट में लिवरेजिंग जो है वो कम होते जा रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। लाइबिलिटी देखें तो ट्रेड पेएबल 153 करोड़ का ट्रेड पेएबल है, उसके अगेंस्ट में अगर करंट असेट को हम देखें तो इनके पास इन्वेंट्री ही 114 करोड़ का पड़ा है, और ट्रेड रिसीवेबल 151 करके था। बुक्स में कैश बहुत ज्यादा नहीं है, 5 करोड़ खाली कैश कंपनी के पास है, और अदर असेट कोई इन्वेस्टमेंट होगा या कुछ लोन्स एंड एडवांसेस इन्होंने दिए होंगे, वहां 34 करोड़ रुपया पड़ा हुआ। तो मोर और लेस करंट असेट और करंट लाइबिलिटी वाइज थिंग्स आर नॉर्मल, कोई बहुत ज्यादा रिस्क वाला बात नहीं है। कैश फ्लो में आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 22 में 52 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आया था। इन्वेस्टिंग में इन्होंने 25 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, और फाइनेंसिंग में इन्होंने कुछ डेट चुकाया, जिसमें 27 करोड़ का इन्होंने लोन का पेमेंट किया। तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है मोरलेस। अगर फ्री कैश फ्लो देखें तो फ्री कैश फ्लो क्या होता है मैं समझाऊं। फ्री कैश फ्लो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो केपेक्स इन्होंने कितना किया, 34 करोड़ का केपेक्स किया।
तो 52 करोड़ का इनका कैश फ्लो ऑपरेशन था, उसमें 34 करोड़ का अगर कैपेक्स हुआ है तो कहीं ना कहीं 18 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। और फ्री कैश फ्लो जनरेट किया नहीं, उतना रुपया पॉकेट में कंपनी के आया। रेशियोज देखें तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बता रहा है। देखो आप कैश कन्वर्शन साइकिल देखिए तो यहाँ पर कहा 69 डेज, 93 डेज, 123 डेज हुआ करता था, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 49 डेज पे ले आए, तो ये हिस्टोरिकली लो पे आ गए। तो ये जब होता है ना बिजनेस में, जब इस तरह का ट्रेंड चलता है, जब आप देखते हो कि कैश कन्वर्शन साइकिल रिड्यूस हो रहा है, तो उससे बिजनेस के बारे में आपको क्या समझ में आता है? उससे बिजनेस के बारे में ये समझना है कि कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट इतने डिमांड में है कि मुझे पेमेंट जल्दी मिल जा रहा है। डेटर डेज आप देखिए 127 दिन से घट के 196 डेज आ गए। डेज पेबल ऐसा नहीं कि मैंने डेज पेबल को बढ़ाया, डेज पेबल यानी मैं पेमेंट भी फटाफट कर रहा हूँ। मेरा इन्वेंट्री डेज कम हो रहा है, यानी मेरे प्रोडक्ट का डिमांड इतना है ना कि इन्वेंट्री में पड़ा नहीं रह रहा है ज्यादा दिन सामान, फटाफट वो रिलीज हो रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर होता है, इससे बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में बहुत आइडिया मिलता है। तो जब भी आप देखो कि कैश कन्वर्शन साइकिल डेज कम होते जा रहा है, आप समझ जाओ कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, इनके प्रोडक्ट फटाफट बिक रहे हैं, पेमेंट फटाफट आ रहा है और ये लोग भी पेमेंट फटाफट रिलीज कर देंगे। तो वहां पर इनका कैश कन्वर्शन साइकिल जब कम होता है तो वर्किंग कैपिटल डेज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल डेज देखिए आप धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है। तो इनका यही कारण है कि डेट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल डेज कम हो रहा है। तो आपको जो वर्किंग कैपिटल का जो लोन चाहिए होता है, जो वर्किंग कैपिटल मतलब दिन पे दिन काम करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, आपका नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है तो आपको पैसा भी कम चाहिए वर्किंग कैपिटल, तो आप अपना लोन को रिपेमेंट कर पा रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन जो बताता है कि बिजनेस में अट्रैक्शन है, इनके प्रोडक्ट्स का मार्केट में डिमांड है, इनका ऑपरेशंस साउंड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 58% का होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर का अभी तक इस कंपनी में कोई खास इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। इट इज कॉमन रीजन कि क्या होता है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनका एक पैरामीटर होता है कि कम से कम कंपनी 1000 करोड़ उनका मार्केट कैप होना चाहिए, तभी वो लोग उस कंपनी के बारे में स्टडी करें। तब अभी जब तक ये कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ नहीं हो जाता तब तक वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इसीलिए क्या है कि अभी हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। तो हमें अगर कंपनी समझ में आती है, हमें अगर कंपनी अच्छी लगती है, वी हैव नो रिस्ट्रिक्शंस, हम चाहें तो कभी भी कंपनी में एंट्री ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कंपनी अच्छी होनी चाहिए। पब्लिक के पास अभी 40% है। आप देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी का वर्किंग्स इंप्रूव होगा, आज से 2 4 5 क्वार्टर के बाद आप देखोगे जैसे 1000 करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस किया ना, फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ने लगे। ये आप ऑलरेडी देख सकते हो कि इनका होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स तो ऑलरेडी समझ गए हैं इस कंपनी का पोटेंशियल, और हर क्वार्टर में आप देख सकते हो इनका होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर का अभी इंटरेस्ट नहीं आया, मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। और जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर है उनके हाथ से धीरे धीरे शेयर्स कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा जब हो तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ तो इंटरेस्टिंग है कि बड़े लोग शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, हम लोग के हाथ से शेयर्स निकलते जा रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। उम्मीद करता हूँ आपको फंडामेंटल समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे और स्टडी करेंगे इसके बिजनेस के बारे में डिटेल में, और देखते हैं कि इनके बिजनेस में क्या आगे चल के क्या पोटेंशियल होता है। बट इससे पहले कि हम लोग आगे चले, 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट आपको पसंद आता है, आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग आगे भी बहुत सारी कंपनी में इस तरह के डीप डाइव एनालिसिस, इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट लेके आएंगे और आप उसे रेगुलर बेसिस पे बिना मिस के देख सकोगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह के कंटेंट को शेयर करें, वो भी आपके साथ इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम करें और अपने आप को एम्पावर करें। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैनल का, क्यों हम लोग इतना डीप डाइव एनालिसिस करके इतना इन डेप्थ वीडियो बना रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव इसकी रिटेल इन्वेस्टर के पास जो होता है ना, या तो इन्फॉर्मेशन होता नहीं, और या तो होता है तो बहुत सारा गलत इन्फॉर्मेशन होता है। तो न्यूज और मीडियाज के बेसिस पे आके हम लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं, हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में हम लोग लॉस करके निकलते हैं मार्केट में, क्योंकि दैट वाज आवर इमोशनल डिसीजन। हम लोग कभी भी कंपनी के बारे में इतना इन डेप्थ पढ़ने का हमें मौका नहीं मिलता है, और ना ही हमें बहुत कम चैनल्स ऐसे होते हैं या बहुत कम ऐसे मीडिया हाउसेज होते हैं जहाँ कंपनी के बारे में हमें डिटेल में बिजनेस को समझाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग आधा अधूरा इंफॉर्मेशन में जब अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ नुकसान होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है।
तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि मेरा मेरा यहाँ पर आपको कोई भी शेयर को रिकमेंड करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा पर्सनल होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है, डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता दूं। मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को एजुकेट करना कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कि कंपनी अभी क्या कर रही है और आगे चल के कंपनी और क्या कर सकती है। उसके बाद आप एक कंप्लीट इन्फॉर्म्ड डिसीजन के बाद, जब आपके पास पूरा नॉलेज हो कंपनी के बारे में, आप अपना हार्ड एंड मनी, जो कि अपने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसको धीरे धीरे मेहनत करके सेव करते हैं, उस पैसे को आप बहुत सोच समझ के कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें और वहां से रेगुलर रिटर्न्स और कंपाउंडिंग रिटर्न्स, ना कि ऐसा कि आप किसी अभी आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देख के आप इन्वेस्ट करें और फिर आपको लॉस हो। तो बस यही चाहूंगा कि आप इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहे। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि इस कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में डिटेल में देखते हैं। कंपनी करती क्या है, दैट इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर। कंपनी का काम क्या है? ओवर 6 डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ऐसा कोई नया प्लेयर नहीं है। ऑलमोस्ट 60 साल का कंपनी का इस मार्केट में एक्सपीरियंस है। तो कंपनी 60 साल से ऑटो कंपोनेंट्स बना रही है, तो डेफिनेटली कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है विद प्रेजेंस इन टू व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स। यानी इन ये जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसका इस्तेमाल सिर्फ गिने चुने ऐसे ऑटोज में नहीं होता है, ऐसे व्हीकल्स में नहीं होता है। टू व्हीलर्स में भी होता है, पैसेंजर व्हीकल्स में भी होता है, कमर्शियल व्हीकल्स में भी होता है, फार्म इक्विपमेंट्स में भी होता है। तो आप देख सकते हो कि इनका प्रोडक्ट कितने अलग अलग किस्म के, कितने अलग अलग वेराइटी के ऑटोज में इस्तेमाल होता है। क्लाइंट बेस जो है वो बहुत वाइड है। तो टॉप 5 क्लाइंट से 40% ऑफ द रेवेन्यू इनका आता है। यानी बोलने का मतलब है किसी एक या दो क्लाइंट पे ये लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क जो होता है वो बहुत लो है। बिजनेस अक्रॉस इनका ओईएम्स है, एक्सपोर्ट्स है, आफ्टर मार्केट में भी ये लोग सामान सप्लाई करते हैं। फिर 4 इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी टाइप इन्होंने कर रखा है। तो इंटरनेशनल के जो प्लेयर्स है उनके साथ उनका टाइप हो रखा है। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था वीडियो। लेट्स स्टार्ट अगेन। कि इनका जो चार चार इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी टाइप के साथ, 4 इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के साथ इनका टाइप है। 3 जॉइंट वेंचर कर रखे हैं जो कि बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। ये लोग गैस्केट्स बनाते हैं, फोर्जिंग्स बनाते हैं, सस्पेंशन सिस्टम बनाते हैं, एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारा चीज ये लोग बनाते हैं। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। क्या होता है, हम लोग इस तरह की कंपनी का जब स्टडी करते हैं, हम लोग सुन लेंगे गैस्केट बनाते हैं, फोर्जिंग्स बनाते हैं, सस्पेंशन सिस्टम, पर पता ही नहीं है कि गैस्केट बोलते किसको है, उसका इस्तेमाल गाड़ी में कहाँ पर होता है, सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। तो जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में डीपली नहीं समझोगे, आप कंपनी के बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे, आप फ्यूचर को, जो डॉट्स कनेक्ट करना होता है ना, कि अगर आपको पता होगा कि ये गैस्केट क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, तब आप समझ पाओगे कि ये अगर इस्तेमाल यहाँ पर होता है, अगर इसका डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, तो बैकवर्ड अगर आप आते हो कि इसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो तब आप क्या होता है, डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हो। पर वो तभी पॉसिबल है जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है। बट अगेन, अगर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझेंगे, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाएंगे इसको, तो फिर हम लोग कभी भी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी कंपनी के बारे में जब पढ़े तो पूरा नॉलेज में, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपको क्लियरिटी तो होगा ना। आप 10 कंपनी के बारे में अधूरा ज्ञान लोगे, उसके अच्छा है कि आप एक कंपनी के बारे में कंप्लीट ज्ञान लो।
क्योंकि आपको पैसे मार्केट में कमाने के लिए 50 कंपनी की जरूरत नहीं है। एक कंपनी मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमा के दे सकती है, अगर आपको उस कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज हो, उसका आने वाला बिजनेस पोटेंशियल ने आपने जज कर लिया हो और आपने डॉट्स कनेक्ट करके उसका फ्यूचर देख लिया, तब एक कंपनी बहुत है आपको मार्केट में पैसा कमा के देने के लिए। आपको 50 कंपनी देखने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए आप टाइम लो, आराम से किसी एक कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी करो। आपको एक बार में 10-20 कंपनी को स्टडी नहीं करना है, वरना आप नुकसान कर दोगे। लीडरशिप देखते हैं कंपनी के। अनुज तलवार जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, और नवीन जुनेजा जो कि डायरेक्टर एंड सीएफओ है। Anuj Talwar is Bachelor in Business Administration from College of Williams and Mary, Virginia, USA. He is Master of Business Administration from Boston University Graduate School from Management. He has been associated with the company since 2008. तो इनको कम से कम 14 साल का आज के डेट में एक्सपीरियंस है, और कंपनी के साथ 14 साल से ये कंटिन्यूसली जुड़े हुए। मिस्टर नवीन जुनेजा जो कि सीएफओ है, ही इज बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो good BSc in mathematics, science BA और chartered accountant BA. He is working as a finance head of Talbos Group as its group CFO. He has more than 36 years of rich experience in finance, accounts and treasury. तो 36 साल का इनको एक्सपीरियंस है फाइनेंस के फील्ड में। अब देखते हैं कंपनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। कंपनी इतनी बड़ी, जो आज बड़ी भी नहीं तो जहां पर है वहां कैसे पहुंची, स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंची। क्योंकि जब आप कंपनी का इवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ते हैं ना, तब आपको मैनेजमेंट के एफिशिएंसी के बारे में समझ में आता है कि मैनेजमेंट किस तरह से अपने कंपनी को इवॉल्व कर रही है। तो आप जज कर पाओगे कि आगे भी मैनेजमेंट और क्या कर सकती है कंपनी को ग्रो करने के लिए। और इन्होंने जिस स्टेप बाय स्टेप लिया है, तो इनका स्ट्रेटेजी समझ में आता है मैनेजमेंट। तो 1956 में ये जो कंपनी सिर्फ गैस्केट्स बनाया करती थी, एंड दे वर मार्केट लीडर इन गैस्केट्स। ठीक है, उसके बाद ये लोग नॉन एस्बेस्टस गैस्केट में आए 2005 में। 2007 में दो और प्रोडक्ट इन्होंने जोड़ा, दे अक्वायर्ड शीट मेटल बोल के एक कंपनी है, और एंट्री किए फोर्जिंग्स में। जॉइंट वेंचर किया एनएलके के साथ, जॉइंट वेंचर करके दो नए प्रोडक्ट और ऐड किए, दैट वाज फोर्जिंग्स एंड शीट मेटल। 2009 में इन्होंने हीट शील्ड्स और ऐड किया। 2011 में इन्होंने चैसिस सिस्टम बनाना चालू किया, उसके लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर किया मैग्नेटी मरेली के साथ। ये 2011 में इन्होंने किया। फिर 2013 में इन्होंने एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट्स और होसेस बनाना चालू किया, और उसके लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर किया मुरुगो रबर के साथ। ये जापान की एक कंपनी। और आज के डेट में 2014 के बाद आज तक, यानी आप एक तरह से बोल सकते हो 8 साल में इन्होंने कोई नया और प्रोडक्ट में एंट्री नहीं किया। अब क्वेश्चन आता है कि 8 साल में क्या कंपनी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी का स्ट्रेटेजी से क्या समझ में आ रहा है कि ये जिस प्रोडक्ट में जाते हैं, उस प्रोडक्ट में पहले मार्केट लीडर बनने का कोशिश करते हैं, देन दे ट्राई एंड एंटर इनटू समथिंग न्यू। तो अभी इनके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इनको मार्केट लीडर होना है। अभी गैस्केट में दे आर मार्केट लीडर, फोर्जिंग्स में इनका अच्छा है, बट ये सारे जो नए नए प्रोडक्ट है जहां जॉइंट वेंचर इन्होंने किया है, वहां पर अभी ये लोग मार्केट लीडर नहीं बने। तो वहां पर अभी भी काफी पोटेंशियल है, तो दे आर वर्किंग स्ट्रांगली इन दीज प्रोडक्ट्स। तो वहां पर जब इनका एकदम कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा, तब मे भी हम देख सकते हैं दे आर एंटरिंग इनटू समथिंग एल्स। तो गैस्केट, नॉन एस्बेस्टस गैस्केट, फोर्जिंग, शीट मेटल, हीट शील्ड, चैसिस सिस्टम, एंटी वाइब्रेशन, होसेस, तो ये सारे प्रोडक्ट अभी कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो में। कस्टमर प्रोफाइल देखें तो आप देख सकते हो सारी बड़ी कंपनी इनके कस्टमर है। टू व्हीलर में आप नाम लीजिए, हीरो, रॉयल एनफील्ड, होंडा, महिंद्रा, यामाहा, सुजुकी, बजाज, ये इनके कस्टमर है। पैसेंजर व्हीकल का बात करें तो फिएट, जनरल मोटर, रीनो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, दे आर देयर कस्टमर। कमर्शियल व्हीकल्स में बात करें, हाई एंड लो में, हेवी एंड लाइट में, तो फोर्स, डेलमर, स्वराज, महिंद्रा, एस्कॉर्ट, टाटा, फोर्स मोटर। एग्री और ऑफलोडर में बात करें तो महिंद्रा, आइशर मोटर। एग्री में बड़े और दूसरे कंपनी का बात करें पार्ट्स का, तो कमिंस, वोल्वो, मैक्सीफोर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, ये सारे। तो आप देख सकते हो बेस्ट ऑफ द कंपनीज के साथ ये कंपनी काम कर रही है। अब एडवांटेज क्या होता है जब आपके कस्टमर इतने स्ट्रॉन्ग पेडिग्री के होते हैं ना, तो क्या होता है आपको जब ऑर्डर मिलता है तो बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलता है। और दूसरा चीज है, ऑर्डर कैंसिल होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि ये सारे रेप्यूटेड प्लेयर्स हैं। ये लोग जब ऑर्डर देते हैं तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग के साथ ऑर्डर देते हैं, और ये लोग ऑर्डर देने के बाद जनरली ये लोग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने सप्लायर्स के साथ,
और ऑर्डर को जल्दी से कैंसिल नहीं करते क्योंकि इनका खुद का रेपुटेशन इज एट स्टेक। तो आप देख सकते हो अच्छी अच्छी कंपनी के साथ ये कंपनी काम करती है। डिविडेंड प्रमोटर होल्डिंग देखें तो डिविडेंड किस तरह कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती जा रही है। तो एक भी ऐसा ईयर शायद नहीं गया जहां पर इन्होंने डिविडेंड ना दिया। प्रमोटर का होल्डिंग आप देखो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 53.9% होल्डिंग जो जून 15 में था वो धीरे धीरे आज मार्च आते आते 58.2% का होल्डिंग हो गया। तो प्रमोटर को अपने बिजनेस में कितना कॉन्फिडेंस है आप इसी चीज से जज कर सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग ओवर द पीरियड बढ़ते जा रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का अगर हम देखें तो प्रोडक्ट का अगर सेगमेंट वाइज देखें तो ये गैस्केट बनाते हैं। गैस्केट बनाते हैं कहां पर, इनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है वहां भी ये लोग गैस्केट बनाते हैं और निप्पॉन लीकलेस टालबोस प्राइवेट लिमिटेड बोल के इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है वहां भी गैस्केट बनता है। तो ये दो एंटिटी में ये लोग गैस्केट बनते हैं। गैस्केट देखने में कैसा होता है आप यहाँ बगल में देख सकते हैं। फिर ये लोग फोर्जिंग्स बनाते हैं। फोर्जिंग्स इनका जो स्टैंड अलोन कंपनी है उसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है। फोर्जिंग्स क्या होता है, जो मेटल्स के छोटे छोटे पार्ट जो पुर्जा जब होता है ना ऑटो कंपोनेंट्स में जो छोटा छोटा पुर्जा लगता है ये पुर्जा को फोर्जिंग्स बोलते हैं। फोर्जिंग एक्चुअली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ब्लैक स्मिथ क्या करता है, हैमर से मार मार के लोहा को या अलॉय को एक शेप देता है। तो वो जो प्रोसेस है जहां वो हथौड़ा से मार मार के शेप दे रहे हैं उसको फोर्जिंग बोलते हैं। और फोर्जिंग्स जो है वो प्रोडक्ट को बोलते हैं जहां पर हथौड़ा से मार मार के अलग अलग शेप देके कुछ पुर्जा बनाया जाता है जो ऑटो कंपोनेंट में फिट किया जाता है उसको फोर्जिंग्स बोलते हैं। चेसिस कंपोनेंट क्या होता है, चेसिस कंपोनेंट ये क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन होता है वैसे ही गाड़ी का जो स्केलेटन है उसको चेसिस सिस्टम बोलते हैं। इस चेसिस सिस्टम के ऊपर फिर गाड़ी के बहुत अलग अलग पार्ट्स जो भी होते हैं वो इस चेसिस सिस्टम के ऊपर लगाए जाते हैं तब जाके गाड़ी कंप्लीट होती है। यानी गाड़ी का जो अंदर का जो ढांचा होता है जो जो स्केलेटन होता है गाड़ी का उसको बोलते हैं चेसिस सिस्टम। तो मरेली तालब्रॉस चेसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ उनका जॉइंट वेंचर किया हुआ है चेसिस सिस्टम बनाने। फिर एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट्स और होसेस बनाते हैं जहां पर क्या होता है ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, गाड़ी जब जर्क लेती है तो वाइब्रेशन से गाड़ी को बचाने के लिए कि गाड़ी जब ऑन होता है तो वाइब्रेट करता है। तो एंटी वाइब्रेशन क्या करता है, गाड़ी को वाइब्रेशन को कम करता है ताकि किसी भी तरह का जो गाड़ी के पार्ट्स है वो उसमें डैमेज ना हो। तो ये प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं टैलग्रेस मुरुगो रबर प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये जॉइंट वेंचर कर रखे हैं उसके साथ बनाते हैं। तो यहाँ आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि गैस्केट किसको बोलते हैं, रोल ऑफ गैस्केट क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, गैस्केट्स आर नॉर्मली मेड फ्रॉम फ्लैट मटेरियल। किससे बनता है गैस्केट, पेपर से, रबर से, सिलिकॉन से, मेटल कॉर्ड से, नियोप्रीन से, नाइट्राइल रबर से, फाइबर ग्लास से, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन के साथ। तो ये सारे प्रोडक्ट से क्या होता है गैस्केट बनता है। गैस्केट क्या होता है, इट इज नोन एज ओ रिंग वॉशर सील्स। इसका मेन काम क्या होता है, अगर गाड़ी में कहीं पर दो अगर कंपोनेंट के बीच में कहीं गैप आ गया तो उस गैप को फिल करने का काम ये गैस्केट करता है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ गैस्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ सीलिंग सिस्टम in which one of the major function of gasket is to create a seal between the two other surface। यानी दो अलग अलग सरफेस के बीच में ज्वाइंट करना उसको सील करने का काम ये गैस्केट करता है। फोर्जिंग्स क्या होता है मैंने ऑलरेडी समझा दिया कैसे बनता है। फोर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द शेपिंग ऑफ मेटल थ्रू हैमरिंग, प्रेसिंग और रोलिंग। या तो हैमर करके या प्रेस करके या रोल करके उसको जो शेप दिया जाता है मेटल को उस प्रोसेस को हम लोग फोर्जिंग बोलते हैं। फोर्जिंग से क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, प्लायर्स बनाए जाते हैं, हैमर्स, स्लेजेस, रेंचेस, गार्डन टूल्स, वायर रोप क्लिप, सॉकेट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स फोर्जिंग के जरिए बनाए जाते हैं। मेटल कौन सा यूज होता है फोर्जिंग में, अलॉयज यूज होता है। कौन कौन सा अलॉय यूज होता है, अलॉय इंक्लूडिंग क्रोमियम अलॉय, मैंगनीज अलॉय, मोलिब्डेनम, निकेल, ये सारा अलॉय यूज किया जाता है। इससे क्या होता है फोर्जिंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, फोर्जिंग क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग सरफेसेस casting in predictable strength properties and produces superior simultaneously more ductile piece with uniform quality। तो लोहा को या कोई भी मेटल को शेप देने का दो तरीका होता है, एक फोर्जिंग होता है दूसरा कास्टिंग होता है। फोर्जिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट निकलते हैं और हाईली डक्टाइल, डक्टाइल यानी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा उस प्रोडक्ट में होता है। तो इसलिए क्या होता है फोर्जिंग्स का इस्तेमाल करके ये जो गाड़ी के पुर्जे होते हैं उसको कास्टिंग से नहीं फोर्जिंग से बनाया जाता है। और किस तरह के अलॉय यूज होते हैं, क्रोमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल, ये सब। अब देखिए आप
इस तरह के प्रोडक्ट जब यूज होते हैं तो हम लोग को बैकवर्ड, अगर हम जो मैं बात कर रहा था डॉट्स को कनेक्ट करने का, वो भी अभी मैं समझाऊंगा। लेट मी कंप्लीट विद दिस। चेसिस सिस्टम क्या होता है? चेसिस सिस्टम क्या होता है कि ये जैसे मैंने बताया कि चेसिस सिस्टम इज अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ऑटोमोबाइल। इट सपोर्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स को सपोर्ट करने का, जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बाकी ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, वैसे ये चेसिस सिस्टम गाड़ी के पार्ट्स को सपोर्ट करता है। मेन फंक्शन क्या है चेसिस सिस्टम का? इट कंटेन्स ऑल द मेजर यूनिट्स necessary to propel the vehicle, guide its motion, stop it and allow it to run smoothly over uneven surface। यानी वो सारे कंपोनेंट्स को अपने ऊपर कंटेन करके रखता है, जो कि गाड़ी को चलाने में, डायरेक्शन देने में, स्पीड बढ़ाने में या कम करने में मदद करते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट्स माउंट किया जाता है आप देख सकते हो यहाँ पर। फ्रेम, फ्रंट सस्पेंशन, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, साइलेंसर, स्टोरेज बैटरी, रियर स्प्रिंग्स, रोड व्हील्स एंड शॉक एब्जॉर्बर्स। तो ये सारे कंपोनेंट चेसिस सिस्टम के ऊपर लगाए जाते हैं। एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट क्या होता है? एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट्स एंड होसेस आर असेंबल्ड यूजिंग annually corrugated stainless steel hose and high strength stainless steel braiding and copper welding ends. They are designed for optimum performance mainly in refrigeration system in order to absorb vibration and related damage। यानी ऑटो कंपोनेंट्स में और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ताकि जो वाइब्रेशन होता है ऐसी मशीन्स में उसको कम कर सके और वाइब्रेशन की वजह से जो डैमेज होता है उसको मिनिमाइज कर सके। तो कहाँ कहाँ यूज होता है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग यूनिट, हीटिंग पंप्स, प्रेशर सिस्टम, पंप्स, मोटर्स एंड कंप्रेशर। तो ये किससे बनता है? आप देखो स्टेनलेस स्टील से बनता है। तो अब जो मैं बात कर रहा था डॉट्स को कैसे कनेक्ट करता है, जब आप कंपनी बिजनेस के बारे में डिटेल में समझते हैं ना तो आप डॉट्स को कनेक्ट करना जानते हैं। अब आप देखिए स्टेनलेस स्टील का जरूरत पड़ता है ऑटो में, रेफ्रिजरेशन में और ऑल दिस थिंग। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाके, हमारा एक वीडियो है इंटीग्रेटेड मेटल एंड फेरो अलॉयज इंफा के ऊपर, उसमें हमने जब डिटेल में समझा है इंफा क्या बनाती है। ये लोग फेरोक्रोम बनाते हैं। फेरोक्रोम यानी एक तरह से फेरो अलॉयज बनाते हैं, आयरन से रिलेटेड अलॉयज बनाते हैं। तो ये जो फेरोक्रोम है वो मदद करता है बनाने में स्टेनलेस स्टील। और आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है। दूसरा, फोर्जिंग्स बनाने में भी हम लोग क्रोम अलॉयज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रोम अलॉय मतलब फेरोक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटो कंपोनेंट्स में फेरोक्रोम का कितना ज्यादा इस्तेमाल है आप देख सकते हो। और स्टेनलेस स्टील बनाने में भी उसका इस्तेमाल है। स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज होता है? एंटी वाइब्रेशन होसेस बनाने में यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूजेस होता है। तो इस तरह से आप डॉट कनेक्ट करना सीखते हो जब आप बिजनेस को डीपली स्टडी करते हो, कि अगर ऑटो कंपोनेंट्स का डिमांड बढ़ता है, एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता है, फोर्जिंग्स का डिमांड बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं फेरोक्रोम का डिमांड बढ़ेगा। फेरोक्रोम का डिमांड बढ़ना यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंफा जैसी कंपनी को बेनिफिट पहुंचे। तो ये क्या हुआ, देखिए कहाँ हम लोग ऑटो कंपोनेंट्स का बात कर रहे हैं, कहाँ हम लोग उसको कनेक्ट करते करते फेरोक्रोम इंडस्ट्री में पहुंच गए, फेरोक्रोम की कंपनी के बारे में सब। तो क्या होता है, बिजनेस कोई भी अलग नहीं होता है। कोई भी बिजनेस या इकोनॉमी सॉलिट्यूड में नहीं चलती है। सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम लोग को बिजनेस को स्टडी करके डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डॉट्स को नहीं कनेक्ट करेंगे आपको ट्रू पिक्चर नजर नहीं आएगा। आसमान में तारा होता है, पर जब हम उस तारों के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तब हमें उसमें अलग अलग साइंस, कोई लियो, कोई सेजिटेरियस, ये सब नजर आता है, तब आपको ट्रू पिक्चर नजर आता है। उसी तरह से बिजनेस में, एनालिसिस में आपको ये डॉट्स कनेक्ट करना आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का मैं बात करूं तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 2 है फरीदाबाद में है, एक पूना में है, एक सतरगंज में। और इनके पास मटेरियल डिवीजन है गुड़गांव में, और फोर्जिंग प्लांट है बवाल और रेवाड़ी में। तो ये सारे प्लांट्स है जहां पर ये लोग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। अब रेवेन्यू मिक्स के बारे में समझेंगे, इसके बिजनेस पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, बट ये पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग पार्ट 2 में आएंगे तो हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे आगे कि इनका बिजनेस का कमाई कहाँ से आता है। फिर दूसरा चीज हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट ने कौन कॉल में क्या गाइडेंस दिया है, अर्निंग्स अभी क्या है और आगे इनका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप पार्ट 2 जरूर देखें, तब आपको पूरा वैल्यूएशंस और आगे का पोटेंशियल समझ में आएगा। ये वाले वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे पार्ट 2 वाले वीडियो